नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। इस समय कोरोना के संक्रमण से पूरा विश्व जूझ रहा है। लगभग 200 देशों में यह संक्रमण फैल चुका है। अब तक 9 लाख लोगों से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका में यह संख्या 2 लाख से ज़्यादा पहुंच चुकी है, 2 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं संक्रमित मरीजों की संख्या। अब तक देश पूरे विश्व में करीब 42,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। भारत में धीरे धीरे कोरोना अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया है और जैसा कि आंकड़े आएंगे, इस समय 1900 से ज़्यादा लोग हमारे हिंदुस्तान में संक्रमित हो गए हैं। लगभग 50 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसमें देखा जाए तो अभी लॉकडाउन जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसका काफ़ी इम्पैक्ट असर जो है इस कोरोना की महामारी को के चेन को रोकने में हुआ है। हम लॉकडाउन का क्या असर हुआ और कुछ तरीके से जो ये तबलीगी जमात के लोग हैं उनके इस रवैये से जो एक मामला सामने आया, उससे कितना असर पड़ रहा है और हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर जिस तरीके से लोग कहीं कहीं नाराज़गी दिखा रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है लोगों पे। हमारे पुलिस जवानों का किस तरीके से मुस्तैदी काम कर रहे हैं। हम इस समय हमारे साथ परिचर्चा में जुड़े हुए हैं चार्टेड अकाउंटेंट मुंबई के महेंद्र तुर्किया जी और कानपुर से हमारे ब्यूरो चीफ जो है वहाँ के यूपी ब्यूरो चीफ देवेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं। हम बात पहले करेंगे तुर्किया जी से कि लॉकडाउन जो हुआ है, तुर्किया साहब बताइए कि लॉकडाउन आज 9वां दिन है। ये लॉकडाउन क्या सही कदम रहा है और यह क्या महामारी इस हिंदुस्तान में अपना धीरे धीरे प्रभाव कम कर लेगी आने वाले 14 अप्रैल तक, या इसका क्या इफेक्ट आएगा? इम्पैक्ट तो अच्छा आएगा और जो भी स्टेप नरेंद्र मोदी ने उठाया है वो सही है, सही डायरेक्शन में है। लेकिन हमारे सब लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं जी। उसकी 2 वजह है। एक तो लोग इंडिफरेंट है जी, और दूसरे जो लोग जरूरियातमंद है जी, जो डेली बेसिस पे डिपेंड करते हैं, उसको कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ता है जी। उसकी वजह से पूरा करने और सर्टन जगह पे गवर्नमेंट भी फॉल्ट में, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने तो अभी वो एक ऑर्गेनाइजेशन को मीटिंग करने की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, जिसकी वजह से भी बहुत जगह पे वो गए और जहाँ गए वहाँ स्प्रेड हुआ है जी। देवेंद्र जी, तो गवर्नमेंट शुड नॉट गिव एनी परमिशन जी फॉर एनी होल्डिंग एनी मीटिंग, एनी ऑफिसर गिवन द परमिशन जी, दे शुड बी taken to the task and also should be prosecuted who has given the permission to them जी। हमारे कानपुर से हमारे साथ देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र जी, उधर उत्तर प्रदेश में योगी जी काफ़ी सख्ती से पूरा अनुशासन संभाले हुए, अनुशासनबद्ध तरीके से लोगों को पूरा डील कर रहे हैं पूरे इस आप विपत्ति काल को। संक्रमित लोगों की संख्या यूपी में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जमाती जो लोग हैं उनके आने से संक्रमण और बढ़ चुका है। कानपुर में लॉकडाउन का क्या असर दिख रहा है और यूपी में कैसे हालात हैं? सर्वप्रथम मैं आपके इस पर सभी सबको आज भगवान राम का जन्मदिन है जी, तो रामनवमी के उपलक्ष्य में सबको थोड़ा सा बधाई दूंगा और उनसे आशा करूंगा कि इस महामारी से हमारे देश को बचाएं जी, और उनसे प्रार्थना चाहूंगा जी। और ये हमारी बहुत बड़ी त्रासदी इस समय से देश गुजर रहा है जी, तो उसमें उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा आबादी के जी घनी आबादी में निवास कर रहा है जी, तो हमारा दायित्व भी बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है जी। हमारे मुख्यमंत्री जी इस मामले में हम समझते हैं कि बहुत तत्परता से और बहुत सावधानी पूर्वक आगे कदम बढ़ा रहे हैं जी जी, और बहुत अच्छे उन्होंने कदम बढ़ाए हैं और बहुत सख्ती से इसको लागू भी किया है जी। हाँ, कुछ समस्याएं जरूर आ रही हैं कुछ बीच बीच में। एक तो सबसे बड़ी चीज ये जो अभी हम पूर्व वक्ता कह रहे थे हमसे कि डेली बेसिस जो कमाने वाले जी, इनकी एक बड़ी समस्या है जी। इनकी वजह से थोड़ा सा जो रोजी रोटी की समस्या आ रही है, डेली
खाने की समस्या आ रही है, इसकी वजह से कुछ उनकी मजबूरियां हैं और उसको दूर करना भी देश का, सरकार का काम बनता है। सरकार का काम बनता है, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर उन पर ध्यान नहीं देंगे जी, तो ये मजबूरी में वो बाहर आने के लिए विवश हो रहे हैं और संक्रमण का दौर बढ़ेगा है? और संक्रमण का दौर बढ़ता है जी। तुरकिया जी हमारे साथ जो है, तुरकिया जी बताइए कि ये जो जब देखा जाए तो ऐसी बहुत तस्वीरें आती हैं। अभी जैसे बोरीवली से सब्जी मंडी की तस्वीर आई और कुछ यहाँ क्रांति नगर से आए, जहाँ जहाँ सब्जियों की दुकान सुबह लगती है तो इतनी ज़्यादा तादाद में लोग निकलते हैं बाहर की जैसे वो मेला सा लग जाता है। क्या यह एक इस महामारी को और संक्रमित करने के लिए खतरनाक कदम नहीं हो सकता, या इसके ऊपर सरकार को थोड़ा सा कुछ न कुछ इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? शाकभाजी वितरण का वो अगर बड़े बड़े जो ऑनलाइन कंपनियां हैं जैसे फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट, ऐसी कंपनी को बोल देना चाहिए कि आप होम डिलीवरी तक अपने आदमियों से, और हम लोग उनको डायरेक्ट ऑर्डर करें टेलीफोन पर, तो दे शुड सप्लाई टू आवर हाउस डायरेक्टली। अगर ये अरेंजमेंट करें तो लोगों को बाहर निकलना नहीं पड़ेगा। नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है कि सब्जी भाजी के मामले में जो होता है तुर्के साहब, और जो ताज़ी सब्जी मिलनी चाहिए, रोज़ की रोज़ डिलीवरी होनी चाहिए, या ऑनलाइन सिस्टम से कर पाना क्या संभव होगा? सब्जियों की, राशन की सप्लाई तो है, बिल्कुल डेली स्टॉक जो आएगा, जो हर एक जगह पे अलग अलग जगह पर क्या होता है कि सब ऑर्डर है वो उसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं ज्वाइन हो जाते हैं, तो उसका मैसेज उधर चला जाता है कि भाई ये लोकेलिटी में ये जगह है, तो नियरेस्ट वेंडर होगा वो वेंडर को वो लोग अरेंजमेंट सिस्टम कर सकते हैं, डी-मार्ट वाले और अमेजोन वाले। देवेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे? जो देखते हैं कि सुबह जब सब्जी की मंडी लगती है तो उसमें जिस तरीके से भीड़ होती है, लोग या तो कैसे गैर जिम्मेदारा, पूरा भीड़ की बड़ा रवैया अलग विचित्र दिखाई देता है। देखिए, ये सब्जी की मंडियों में, परचून की दुकानों में कुछ इसमें समस्या दुकानदारों की भी है कि वो गैर जिम्मेदारी के तरीके से उनको डील कर रहे हैं। हाँ। और पब्लिक में भी ये चीज थोड़ी सी है कि वो इस पर विशेष ध्यान नहीं देती। उन्हें 1-2 घंटे की जगह जगह छूट दी जा रही है कुछ शहरों में, तो उसका वो ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना उसी समय में चाहते हैं जिससे क्या है, हाँ जी, हाँ जी, जिससे दुकान पर मार्केट में एक विशेष तरह की भीड़ इकट्ठी हो जाती है जो संक्रमण फैलाने के लिए ज्यादा हानिकारक है जी। तुर्किया साहब, एक बात और बताएंगे, जैसे सरकार ने जो कदम उठाया रिजर्व बैंक की तरफ से, कि बैंक की तरफ से EMI 3 महीने की छूट दी गई, बैंक में काफ़ी इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दे सकता, इसका क्या इकोनॉमी लोगों के लिए सुविधा हो सकती है इसके ऊपर, या कोई इकोनॉमिकल इसके ऊपर और हमारे आर्थिक मंदी का क्या हश्र होगा आगे चल के? प्रोडक्शन बंद हो गया है, ट्रेडिंग बंद हो गया प्रैक्टिकली, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा जी। और अगले 6 महीने के अंदर ये, उसके बाद 6 महीना तक ये मंदी से बाहर आने में लगेगा जी, क्योंकि इकोनॉमिक लॉस ऑफ प्रोडक्शन, लॉस ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ ट्रेड, लॉस ऑफ वेजेस और so much, and there will be number of defaults also for this excuse. Some of the businesses will say that because of the coronavirus lockout, we suffer a lot, we are not in a position to pay, and they may become defaulter or they will ask for more concession. एक बात मेरे मन में जो सवाल आ रही है कि इस समय देखा जाए तो लॉकडाउन, कोरोना की बीमारी का इस तरीके से लोगों में साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा है। जहां हॉस्पिटल जब खुले रहते थे आमतौर पर सामान्य समय पे, तो हॉस्पिटलों में बड़ी भीड़ देखने को मिलती थी। आज जगह जगहों पे हॉस्पिटलों में अगर जाते हैं तो देखते हैं कि अक्सर काफ़ी हॉस्पिटलों के बेड खाली दिखाई देते हैं। क्या लोग बीमार कम हो रहे हैं या लोग भय की वजह से नहीं जा रहे हैं? इसका क्या वजह हो सकता है? दोनों वजह है। भय, ये पहली वजह है कि लोग पहले मेडिकल चेकअप कराते हैं ना जी, तो मेडिकल चेकअप वो बड़ा कॉन्स्पायरेसी है और कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों का जी, और उसमें जो टेस्ट करके कोई न कोई बीमारी बता के वो पेशेंट के माइंड में डर बैठा के वो ट्रीटमेंट करते हैं। वो सब लोग तो जाना शुरू बंद कर दिया है और मेडिकल के लिए, इससे कम लोग जाते हैं। और जो रियली बीमार है वो हॉस्पिटल रहते हैं
बाकी अगर वही हॉस्पिटल में कोरोना वायरस वाले आए ऐसा दूसरे पैसे को मालूम पड़ता है तो एज फार पॉसिबल ट्राइंग टू अवॉइड टू स्टे इन हॉस्पिटल। जी, हमारे साथ डॉक्टर नीलू जैन जुड़ी हुई हैं जो इस समय कोविड-19 के लिए बहुत बड़ी टीम से जुड़ी हुई हैं और बोरीवली में उनको भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में एक अस्पताल भी नया बनाया गया है जहां पर हजारों लोगों की जांच हो सकती है। और ऐसे माहौल पे हम थोड़ा सा डॉक्टर नीलू जैन से पूछना चाहेंगे कि कोविड-19 को लेकर के मुंबई में लगातार रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, मरने वालों का आंकड़ा लगभग 5-6 तक पहुंच चुका है। धारावी में कल एक युवक की मौत हुई। क्या एक माहौल पूरा कैसा दिख रहा है? क्या कंट्रोल हो जाएगा या स्थिति कंट्रोल से बाहर जा रही है? डॉक्टर नीलू जी। नमस्ते। तो रामनवमी सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो बीएमसी है, मुंबई कॉर्पोरेशन है, इस पे बहुत ही अच्छी से काम कर रही है। उनकी बहुत बारीकी से हर जगह और हर गली पर उनकी नजर है और उन लोग का फॉलो अप, जैसे हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी ने जो कोविड सेंटर शुरू किया है बोरीवली पंजाबी लेन में, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। जो प्राइवेट डॉक्टर्स है बोरीवली के, उनको साथ में लिया है। मैं सुन पा रही, आप मुझे सुन रहे हैं ना? हेलो, हाँ सुन रहे हैं। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो बोरीवली में प्राइवेट डॉक्टर्स, बोरीवली के जो बोरीवली मेडिकल हुड के प्राइवेट डॉक्टर्स और केवीओ जो मानव कल्याण के सेवा केंद्र है, उनसे जुड़कर उन्होंने कोरोना का एडवाइजरी सेंटर शुरू किया है और वो बीएमसी की जगह पे शुरू किया गया और बहुत ही अच्छी से वो फंक्शन कर रहा है। और दूसरा, जो बीएमसी के ऑफिसर्स हैं वहाँ जो भी आ रहे हैं के, जैसे डॉक्टर नीलकंठ पाटिल है जो बोरीवली के हेड है, उनकी हर जगह पर मतलब पेशेंट्स को वो लोग फोन कर रहे हैं जो क्वारंटाइन में है, जो विदेशों से आए हुए हैं, और उनको जाकर मीन्स मिल रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप कस्तूरबा जाइए, कई सेंटर्स दिख रहे हैं और लोग आइसोलेटेड और भी घर में बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़े दिनों में ये नंबर्स गिरेंगे और मुंबई में कंट्रोल में आ जाएगा। नीलू जी, एक बात बताइए कि लोगों के अंदर एक ऐसा भय हुआ है कि लोग आइसोलेशन वार्ड में जाना नहीं चाहते हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या ये लोगों में भय कम हो रहा है? लोग चल के अपनी जांच करवाने आ रहे हैं या अभी भी लोग दबके पड़े हुए, छिपे पड़े हुए हैं? नहीं, मेरे ख्याल से लोग खुद बाहर निकल के आ रहे हैं और वो खुद बीएमसी ऑफिसर्स या पुलिस की मदद लेके कस्तूरबा में और ये जो हमारे जोगेश्वरी में जो सेंटर खुला है, ट्रॉमा सेंटर जो मुंबई का बीएमसी से जिसको बनाया गया है, वहां पे लोग जाके एडमिट भी हो रहे हैं और आइसोलेट भी हो रहे हैं। जी, अच्छा, ये जो कोरोना के लोगों का लोग शंका की बीमारी, लोग घर पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, हमारी खबरें भी देख रहे होंगे, कोरोना उससे सावधानी तो बरत रहे हैं, लेकिन लोगों में थोड़ा थोड़ा मानसिक रूप से भी बीमार होते चले जा रहे हैं। आखिर इस बीमारी का कोई इलाज हो पाना संभव है या इसका कोई दवा बन पाना संभव है, या ये वाकई में कैसे, क्या यह वायरस पानी में भी जिंदा रहता है या ये वायरस कभी काफ़ी गर्मी में भी जिंदा रहता है? कितने दिन तक रहता है, कब कितने घंटे रहता है? क्या इसका कुछ जानकारी देंगी आप? हाँ जी, ये जो वायरस है ना, ये ऐसा कोई सामान पे पड़ा रहे, जैसे मेटालिक सरफेस पे इसका 9 आवर्स बोलते हैं जी। तो मेटालिक सर्फेसेस जहां तक हो वहां हमें जो रिस्ट वॉचेस है ये सब पहन के बाहर नहीं जाना चाहिए। जो लेडीज लोग ऑर्नामेंट्स पहनती है ये सब पहन के बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये वायरसेस जहाँ पे भी टच कांटेक्ट होंगे वहीं से ये वायरस या तो हाथ से या छींक लेने से, ये मास्क नहीं पहना जाएगा तो ही अपनी बॉडी में एंटर होंगे। ये ऐसे अगर कोई भी सामान लाके घर में रखते और उससे हम थोड़े 24 घंटे के बाद टच करें तो वो वायरस अपने आप ही खत्म कर देते हैं। जब तक कि उन्हें कोई कांटेक्ट मोड नहीं मिलता है, वो दूसरे मानव के शरीर में नहीं आते। तो ये कितने समय के बाद कोई बाहर से सामान लाता है अगर, तो कितने समय के बाद उसको टच करे तो उसमें वायरस नहीं रहेगा? मुंबई में जहाँ प्रिकॉशन के हिसाब से उनको 24 आवर्स, जैसे मेडिसिन का बॉक्स आता है, कुछ आता है तो उसको 24 घंटे एक बार अलग रख दिया जाए और नेक्स्ट डे फिर उसको सामान निकाल के ले सकते हैं। और जितनी भी सब्जियां और फ्रूट्स लाते हैं उसे अच्छी से धोकर रख दिया जाए, फिर बाद में यूज किया जाए। नहीं, अगर पानी में सब्जियों को डाल दिया जाए तो क्या वायरस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं या पानी में भी पड़े वो जिंदा रहते हैं? वो एक्टिव मोड में रहते हैं 8 to 10 आवर्स तक।
पानी में कितने देर एक्टिव रहते हैं? पानी में जिंदा नहीं रहते, लेकिन पानी से बॉडी को कांटेक्ट में आएंगे तो वो दूसरों के शरीर में या अपने शरीर में जाएंगे। नहीं, अगर पानी में हम सब्जी डाल दें तो क्या उसमें भी वो न्यूट्राइज नहीं होगी? वो सब्जी में वो पानी में जिंदा रहेंगे वायरस? पानी में तो जिंदा नहीं, पानी में वो एक्टिव मोड में नहीं रहेंगे तो भी। जी, एक्टिव मोड में नहीं रहेंगे ना, दे वोंट बी इन एक्टिव मोड। जब तक कि उनको कांटेक्ट सरफेसेस नहीं मिलते हैं वो एक्टिव नहीं रहते। अच्छा, तो अच्छा, ये गर्मी में जहाँ के यहाँ पे 28 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जहाँ तापमान पहुँच चुका है मुंबई में, क्या यहाँ पर भी कितने घंटे यहाँ तक जिंदा रहते हैं? क्या टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट पड़ता है इस वायरस पे? जो कोविड का हेल्थ गूगल का जो है का चल रहा है उस पे साफ लिखा है कि टेम्परेचर डजंट हेल्प इन दीज वायरसेस। अच्छा, तो मतलब टेम्परेचर से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ज्यादा टेम्परेचर में भी जिंदा रहते हैं? ये एक टॉपिक है ना, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, होगा या ना होगा। कोई बोलते हैं हो सकता है, कोई बोलते हैं ना हो सकता अभी है, क्लियर तो हम इस पे बिलीव नहीं कर सकते। अच्छा, गर्म पानी में जहाँ बोलता है खाना पका के खा रहे हैं, गर्म पानी में अगर हम कोई चीज डाल दें तो क्या उसमें ये कोरोना वायरस जिंदा रहेगा? नहीं, इसका कोई ऐसा प्रूवन फैक्ट अभी तक है नहीं। तो इसका मतलब हम खाना पकाते हैं उसमें भी आ सकते हैं, खाना पके हुए खाने में, जबकि डॉक्टरों का मानना है, WHO का मानना है कि खाना में नहीं आएंगे जी, जब तक कांटेक्ट सर्विसेज नहीं होगा ये नहीं आएंगे हमारे घरों में। अगर हम बाहर जाके लोगों से जिनको है मिलेंगे तो ही आएंगे, नहीं तो ये हमारे पास नहीं आएंगे। नहीं, अगर हाथों अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी तक ये बाहर से आए हुए देशों में था, अभी कम्युनिटी स्प्रेड ना होवे इसके लिए गवर्नमेंट ने ये चेन ब्रेक करने के लिए 21 डेज का लॉकडाउन रखा है। जी, अच्छा, ये डॉक्टरों जो हॉस्पिटलों में इस समय भीड़ बहुत कम हो रही है, सामान्यतः हर अस्पताल में, जनरल OPD में भी, इसका क्या कारण है? अभी क्या है, जो कोविड वायरस के पेशेंट्स डॉक्टर्स होते हैं वो पूरा पहन के पेशेंट्स को चेक करते हैं, और जो सेंटर्स में भी जो पेशेंट जाते हैं विदाउट अपॉइंटमेंट्स नहीं जाते हैं। और जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं वो पूरा दिन तो कोई ग्लव पूरा वो सब सूट वूट पहन के तो बैठते नहीं है ना, वूड पहन कर जी, तो उनके होने के बहुत चांसेस है, और उसके कारण पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को होने के भी चांस है। अच्छा, इसलिए अस्पताल में लोग ज़्यादातर नॉर्मल अपना जो रूटीन चेकअप कराने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। कुछ उनके अंदर एक भय पड़ा पैदा, कहीं हमको जाके वहाँ वायरस ना आ जाए। भी होने का भय ना, डॉक्टर को नहीं पता है क्या है, पेशेंट पूरा ट्रैवल हिस्ट्री कभी बराबर कोई देते हैं कोई नहीं देते हैं। तो नॉर्मल डॉक्टर सर्दी खांसी के पास अगर वो कोविड पॉजिटिव होगा तो डॉक्टर भी पॉजिटिव हो जाएगा और उसे भी क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। जी जी जी, अच्छा, एक बार, और हर जीपी या हर गली गली में सब कुछ पहन के तो कोई डॉक्टर बैठने वाला नहीं है जी। इतना PPE का सेट पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं है ना जी। इसके शुरुआती लक्षण क्या 5-6 दिन के बाद ही पता चलेंगे या पहले दिन से पता करने का कोई तरीका है? कि जैसे अगर हमको आज संक्रमण हुआ तो हम आज कैसे पता कर सकते हैं कि मेरे अंदर वायरस आया है? इसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ये 9 डेज ये सिम्टम्स दिखते हैं ज्यादा। कितने दिन में इंक्यूबेशन पीरियड होता है और 8 और 9 डे इसके सिम्टम्स सबसे ज्यादा दिखते हैं। अच्छा, 8 से 9 दिन में, 8वें या 9वें दिन में ज्यादा सिम्टम दिखाई देते हैं। नॉर्मली पहले 2-3 दिन में कुछ पता नहीं चलेगा हमारे अंदर वायरस है या नहीं। हाँ, अपने माइल्ड फीवर होगा, माइल्ड हेडेक होगा, सूखी खांसी भी होगी, लेकिन जैसे जैसे वो निमोनिया और ये बढ़ेगा वैसे सिम्टम्स, बुखार बढ़ेगा, वो 8 और 9th डे शुरू होता है, उस दिन उसके सबसे ज्यादा सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तुर्किया जी, बताइए कि जैसे मरने वालों की संख्या अभी पूरे वर्ल्ड में 42,000 बताया जा रहा है, क्या ये तो नॉर्मल समय पे जब कोविड नहीं था तो भी लोगों की मरने की संख्या लोगों में थी, मरने वाले तो ऐसे भी मरते ही थे, क्या कोविड-19 ही ज्यादा खतरनाक हुआ इसमें? In case of flu, there is a 35% death in US and Europe. So whoever are suffering from flu, 35% persons die every year. So this is only hardly 2% or 2.5%. In India, it is not even 0.002% also affected. So this is very negligible percentage as compared to others. This is in my opinion, has created by social media because of Facebook and WhatsApp. They pass on lot of wrong information as well as risky communications and
panic they have created, and because of this, the panic is spread, and so some people automatically panic, हमको हो गया तो क्या करेंगे। इसके वजह से ये लोगों में डर पड़ गया है, गवर्नमेंट में डर पड़ गया है, और दूसरा जो भी लोग जो नॉर्मली जितना भी पैंडेमिक हुआ या एंडेमिक हुआ है वो नॉर्मल वेल अफेक्टेड है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास पीपल तक ही ट्रांसमिट होता था, इससे इनका कोई वॉइस नहीं था। जी अभी क्या हुआ है कि ये जो स्प्रेड हुआ है बिकॉज ऑफ एयर ट्रैवल, एयर ट्रैवल ओनली कैन बी अफोर्डेड बाय रिच पीपल, and the rich people who have created so much harm for common people, and so everybody becomes a panic and fear, and so they are taking any action. जी अच्छा देवेंद्र जी एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, क्या एकमात्र यही उपाय था लॉकडाउन, इसका एक सही कदम है? क्या 14 अप्रैल तक ये जो महामारी है इस पे हम कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल कर लेंगे या कुछ और भी वक्त लग सकता है? चतुर्वेदी जी देखिए, कोई भी इस तरह की दिक्कत परेशानी आती है जी तो उसमें सबसे पहले हम उस कदम को उठाते हैं जो हमारे लिए सबसे प्रभावी कदम होता है। बिल्कुल जी, और हम समझते हैं इस दिक्कत में सबसे प्रभावी कदम हमारा जो है वो लॉकडाउन है जी, और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है और इसमें व्यवस्थाएं सारी लगी हुई है। लेकिन एक मैं थोड़ा सा अपना मत देना चाहूंगा जी कि इसमें थोड़ा सा हमारे यहाँ स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं वो किसी भी दिक्कत या समस्या के समय बहुत अच्छा काम करते हैं, आगे आते हैं। बिल्कुल हाँ जी, आगे आते हैं, और शायद इस महामारी में, इस संकट के समय में उनको इस तरह का कुछ कम मौका मिल पा रहा है जी, तो वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। जी। यद्यप हमारे हॉस्पिटल, हमारे जितने हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत काम कर रही है जी, लेकिन पब्लिक में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी कमी है जी। अभी मैं एक सेंटर का आपको थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा जी। हमारे यहाँ कानपुर देहात में एक सेंटर, कुछ अभी दिल्ली से जो लोग आए थे, अभी कुछ जो मजदूर वर्ग था जी, तो पड़ोस के गांव में आए थे, करीब 10-12 लोग थे जी, तो उनको एक स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया जी, और उसमें उनको रख दिया गया। तो वो 2 दिन तो रुके वहां, और तीसरे दिन रात में वो सब चले गए, सब गायब हो गए। मतलब ये खतरनाक हो सकता है जी, ये बहुत खतरनाक। अभी उनकी कोई जांच भी कायदे से नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा इस तरह की दिक्कतें सुनने में आ रही हैं कि जांच की किट वगैरह की कुछ इस तरह की समस्याएं भी आ रही हैं, तो उन पर शासन को ध्यान देना चाहिए। और दूसरे, पब्लिक में थोड़ा सा इस विषय में अवेयरनेस, अभी आपके चैनल पे कुछ वीडियो चल रहे हैं जी, जिसमें लोग गए हुए हैं और उनको खदेड़ लिया गया है, वो जांच के लिए गए और वो पिट रहे हैं, उनके पर हमला कर दिया गया जी, हमला किया गया है जी। तो सोचते हैं कि ये शायद पब्लिक की अवेयरनेस है, अगर इनको, ये शायद सरकारी कर्मचारी से दूर रहना चाहते हैं लेकिन अपने लोगों से पास में रहना चाहते हैं जी, लेकिन अपने लोगों में जो वायरस होगा तब कहाँ जाएंगे जी। नहीं, यही चीज इनको समझानी है जी, तो इनके समझाने के लिए इनके समुदाय के लोगों को आगे आना चाहिए, इनमें जो स्वयंसेवी संस्थाएं उनको आगे आना चाहिए कि आपके पास जो लोग पहुंच रहे हैं इस कार्य के लिए, उनका आप सहयोग करें, असहयोग ना करें जी, और खुद आकर के बाहर समाज से निकल के आकर के, अगर इस तरह की दिक्कतें हैं तो आप आकर के हॉस्पिटल जाकर के या कहीं भी अपना जो भी जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उनमें आप अपना सहयोग प्रदान करें। लेकिन ऐसी स्थिति में देवेंद्र जी बताइए, क्या 14 अप्रैल तक वाकई में नियंत्रण में हो पाएगा, जहां पे ऐसी स्थिति है, लोग स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर हमला कर रहे हैं, पुलिस कर्मी के ऊपर हमला कर रहे हैं, लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, अभी तबलीगी जमात का जो मामला आया, ऐसे मामले में क्या लग रहा है कि कोरोना का संक्रमण और आगे अपना पाँव फैलाने में कारगर साबित नहीं हो पाएगा? जी बिल्कुल संभव है। और अभी आप देखिए, तबलीगी जो जमात वाला ये प्रकरण हुआ है, इससे पहले हम समझते शायद ये पब्लिक में एक धारणा थी कि हम शायद कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं जी, लेकिन ये 2 दिन में एकदम से काफी केसेस बढ़ गए हैं, एक हड़कंप मचा दिया देश में, एक हड़कंप सा मच गया।
और हुआ भी है कि उनके उस जमात से निकल करके बहुत जगह लोग सारे देश में फैल करके गए हैं, कई जगहों में गए, और उसका, जी हाँ, उसका असर भी देखने में आ रहा है। तो ये इन सब चीजों को रुकना चाहिए। अगर ये चीज नहीं रुकेंगी तो हम इस पर कंट्रोल करना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। जी, तुर्किया साहब बताइए कि तबलीगी जमात के जो लोग हैं, या ये क्या देश के लिए घातक साबित हुए हैं? क्या इनका कहना है कि मस्जिद में आओ, मस्जिद में भगवान है, यहाँ पर बीमारी नहीं आएगी, ये क्या, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब अंधश्रद्धा है लोगों की। मंदिर के कोई भी मूर्ति कभी भी किसी को हेल्प नहीं कर सकती है जी। हर एक आदमी को अपना अपना कर्म के हिसाब से भुगतना पड़ता है जी। जो कर्म किए है वो भुगतना ही पड़ेगा। चाहे अच्छे कर्म किए तो उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा मिलेगा जी। तो ये ज्यादा मेरे ख्याल से जो डिजीज स्प्रेड हुआ है वो नॉन वेजिटेरियन पीपल में ज्यादा हुआ है वेजिटेरियन की कंपेरिजन में जी। अब ये लोग इतनी कत्ल कर एनिमल्स की और बर्ड्स की सब की, तो उसका ये नतीजा है, ऐसा मेरा मानना। नहीं, तबलीगी जमात के जो लोग इकट्ठा थे वहाँ पे 2000-3000 लोग और 13 मार्च को लोग थे, वो लोग अलग अलग शहरों में गए, उसमें 26 लोग संक्रमित पाए गए, 6 लोगों की जान गई। क्या इनसे और खतरा बढ़ने की आशंका नहीं दिखाई दे रही? हाँ, इससे खतरा जरूर बढ़ेगा अगर उसको ऑलरेडी दे आर अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, तो जो जहाँ जाएगा वहाँ स्प्रेड होगा। पहले तो ये जिसने मीटिंग की उसकी गलती है और उसके सामने एक्शन लेना चाहिए, और जिसने उसको परमिशन दी उसके सामने भी एक्शन लेकर कोई झमेला देखती है जी। डॉक्टर नीलू जी बताइए, थोड़ा सा आप चलते चलते बताइए कि क्या अभी हमारा जो कोरोना वायरस की भारत में स्थिति है, हम अभी 3rd स्टेज में पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं या नहीं पहुंच पाएंगे, नियंत्रण में हो जाएगा? क्या स्थिति है? क्या कम्युनिटी वायरल धारावी में जिस तरीके से झोपड़पट्टी में एक युवा आदमी की मौत हुई कोरोना वायरस से, क्या उससे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती अब कहीं कम्युनिटी वायरल होने की पायदान पे हम खड़े हो गए हैं? नीलू जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? लगता है नीलू जी हमारे साथ संपर्क छूट। देवेंद्र जी बताइए, अभी धारावी में एशिया के सबसे बड़ी झोपड़पट्टी इलाका मुंबई में है, वहाँ पे एक युवक को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया, उसकी मौत हो गई। क्या ये झोपड़पट्टी इलाके में इतनी जब घनी आबादी होती है, कहीं न कहीं ये कम्युनिटी वायरल होने की ओर संकेत नहीं दे रहा ये घटना? जी हाँ, देखिए ये बहुत बड़ी एक ये समस्या है हमारे यहाँ धारावी ही नहीं, देश में कई जगहों पर इस तरह की बस्तियां हैं जहाँ थोड़ा शिक्षा का कहीं ना कहीं प्रसार कम है, और बहुत से लोग अंधविश्वास में भी इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हट करके हैं, तो इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी आप बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ क्वारंटाइन किया गया था मजदूरों को, दूसरे दिनों लोग लापता हो गए, भाग गए, कई जगहों पे पुलिस के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, कई समय स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले किए जा रहे हैं। क्या प्रशासन को अब इससे ज़्यादा क्या कदम उठाए? सर देखिए, पुलिस अगर हमको मारती है तो भी हम आवाज़ उठाते हैं, पुलिस अगर नहीं मारती है तो भी हम आवाज़ उठाते हैं, पुलिस दिन रात 24 घंटे काम कर रही है। पुलिस के कहने पे, कंट्रोल होने पे, प्रधानमंत्री के निवेदन पर, अपील पर भी अगर जनता अगर नहीं मान रही है तो सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? आखिर रोकना तो है, क्या ये कोरोना को रोकने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, ये पक्का है, लेकिन अब अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या मिलिट्री शासन लगाना चाहिए या कोई और कोई इसका क्या रास्ता हो सकता है? देखिए चतुर्वेदी, सबसे पहली तो मेरी यही दरखास्त रहेगी कि सबको इस चीज के लिए समझना चाहिए कि सरकार जो भी कदम उठा रही है वो हमारे सबके हित के लिए, हमें उनका सहयोग करना चाहिए, हर तरीके से सहयोग करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर जो लोग, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग, बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन वही बहुत थोड़े लोग इसको आगे बढ़ाने में कामयाब भी हो रहे हैं। कामयाब होंगे, 1% ही 99% के प्रयासों को फेल कर देंगे। जी जी, और ऐसे लोगों के लिए जो भी सख्ती संभव हो सरकार को वो सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि 1% पर 99% लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ने, दांव पे, उनकी जिंदगी दांव पे नहीं लगाना होगा। 1% की वजह से 99% को हमें दंडित नहीं करना होगा। जी जी जी, तो इनके लिए जो भी संभव हो सके, गवर्नमेंट को जो सख्ती संभव हो सके
वो सख्ती इनके साथ करनी चाहिए। जी, हमारे हाथरस से संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी, बताइए क्या यूपी की स्थिति इस समय क्या है? जमाती तबके के आने से वहाँ पे माहौल ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, स्थिति कंट्रोल के बाहर जा रही है, या उनका डिटेक्शन हो रहा है, लोगों की धरपकड़ शुरू हो गई है और लोग डिटेक्ट हो जाएंगे, क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्थिति जैसे थी वैसे ही बनी हुई है। जहां जहां लोग आए हुए हैं वहां दबिश दी जा रही है, इसके द्वारा उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, जिससे कि आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इन सभी जगह जो लोग जहां जहां जमात में थे, जो नजामुद्दीन में जो पकड़े गए थे दिल्ली में, उन लोगों के यहाँ दबिश दे करके लोगों को पकड़ा जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ। माहौल जैसा है वैसा ही बना हुआ है, कोई माहौल बिगड़ा नहीं है। जी जी जी, मतलब वहाँ पे योगी सरकार पूरी तरीके से इससे निपटने के लिए सक्षम है आपके कहने के अनुसार? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार पूर्ण रूप से सक्षम है। अच्छा, कुछ लोग जो मजदूरों को या जो बाहर से पलायन किए हुए लोग आए हुए थे उनको क्वारंटाइन पर रखा हुआ था, ऐसी खबर आ रही कि वो लोग वहाँ से चोरी छुप के भाग जा रहे हैं, क्या इसके ऊपर सरकार की नज़र है? उनको उनके संज्ञान में बातें हैं? जिन लोगों को जहां जहां स्कूलों में और वहां रखा गया था, जो आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे, वहां से लोग चोरी छुपे अपने घर के लिए निकल गए या कहीं अलग जगह निकल गए, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और कुछ लोगों पर कुछ जिलों में FIR भी हो चुकी हैं। जी जी जी, तो FIR करके क्या जो संक्रमित लोग हैं उनको जेल में डालेंगे या उनको आइसोलेशन वार्ड में लेके जाएंगे? नहीं, जो भी जैसे कि FIR का जो होता है 188, 269, मतलब जो भी है इनके खिलाफ दंडित किया जाएगा, इन्हें जो भी दंड है वो रखा जाएगा इनके उस पे। और लोगों को सुविधाएं बराबर पहुंच रही हैं वहाँ पे? जैसे कुछ भूखे मजदूर वर्ग, जो कुछ लोग हैं रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनकी सुविधा पर सरकार पूरा ध्यान दे रही है, उनकी तकलीफों पर ध्यान दे रही है, और लोगों की क्या वाकई में सिर्फ कमेंटबाजी हो रही है, बयानबाजी हो रही है, या जमीनी स्तर पर इसका कुछ कारगर स्वरूप दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल, जो लोग झोंपड़पट्टी और गरीब व्यक्ति, जैसे कि जो लोग जहां फंसे हुए हैं, जो आलू की मजदूरी करने आए थे, कुछ वैसे भी लोग हैं जो राहगीर घर नहीं पहुंच पाए, उनके लिए सरकार ने वहीं पास में ही, जैसे कोई प्राथमिक विद्यालय है या कोई रेस्टोरेंट टाइप है या कोई मतलब जैसे कि पंचायत घर है, वहां पर आइसोलेशन वार्ड जैसे बना करके और उनके लिए मतलब पूर्ण रूप से बंदोबस्त किए गए हैं, खाने से लेकर के पीने तक के, और उन लोगों के लिए खाना सामग्री सुबह शाम दोनों समय पहुंच रही है। उनके चेकअप भी टाइम पर चल रहे हैं, जिससे कि किसी भी व्यक्ति की अगर कहीं भी तबीयत खराब दिखाई देती है तो वहां चेक पोस्ट मतलब टीम जो है पहुंचती है, स्वास्थ्य विभाग टीम। तुर्किया साहब सुन रहे हैं ना कि बिल्कुल सरकार चाक चौबंद है। बस कुछ लोगों, इंदौर में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हमला हुआ, यहाँ पे बंगलौर में, कर्नाटका में कुछ पुलिस कर्मियों पे हमला हुआ, कई जगहों पे कुछ न कुछ लोग जो ऐसे तत्व हैं जो ऐसे अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। तो क्या इसके लिए आगे आपकी क्या सलाह होगी कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को पहले सबके लिए खाना पीने का अरेंजमेंट करना जरूरी है जी। जो लोग डेली वेजर्स है उसको रोज का रोज खाना पहुंचना चाहिए, तो लोग बाहर निकलना बंद कर देंगे जी। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं कोई तो उसको भी पुलिस रोकती है जी, और कभी नहीं जाने देती है, कभी छोड़ देती है, दोनों चीजें। आप बहुत जाने नहीं देती। आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, हम इस नाते पूछना चाहेंगे आपसे चलते चलते एक सवाल कि क्या हम इस महामारी की वजह से जिस आर्थिक मंदी की ओर कदम बढ़ गए हैं, या आर्थिक मंदी देश में आई है, विश्व में आई है, उससे उभरने में हमको कितना वक्त लगेगा? आर्थिक मंदी ऑलरेडी आ चुकी थी, इसको अभी एग्रीवेट होगा जी। तो उसको पूरा पोजीशन में रिस्टोर करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए कम से कम 2 साल लगेगा। 2 साल लगेंगे कम से कम। अच्छा, इसमें ज़्यादा इफेक्ट किसके होगा? मध्यम वर्गीय को, गरीब तबकों को, या उच्च वर्गीय लोगों? ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट गरीब लोगों की है और मध्यम लोगों की। अच्छा, इसमें ज़्यादा लोग इफेक्टेड मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोगों की इसका ज़्यादा आमदनी चाहिए
और जो पुराना उसका पास सेविंग्स है, जो उसने बचत रखी थी, वो बचत खत्म हो जाएगी अगले 3 महीने में। जी तो अभी अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने कई मुद्दों पे कई तरीके की बातों पर हम लोगों ने विचार किया, मंथन किया। कोरोना वायरस जो लोग हमारे सुरक्षा कर्मियों से, स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी कर रहे हैं, उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि कृपया ऐसा न करें। आपकी भलाई के लिए, आपके परिवार की रक्षा के लिए, आपके परिवार के जीवन की रक्षा के लिए यह सब किया जा रहा है। सरकार ने जो कदम उठाया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की है, उसको ध्यान पे रखते हुए उसका पालन करिए, कर्फ्यू का पालन करिए। बस 8-9 दिन गुजर चुके हैं, हमें 13 दिन की और सावधानी बरतनी है। यह 13 दिन, आज रामनवमी है, रामनवमी की शुभ हम बधाई देते हुए सभी देशवासियों से ये अपील करेंगे, मेट्रो में के दर्शकों से, कि संयम बरतें, घर पे रहें, परिवार के साथ सुरक्षित रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें, बाहर ज़्यादा न निकलें। यही जो 5-6 दिन है, यह हमारे काफ़ी प्रभावशाली दिन है। इस समय संक्रमित हुए लोगों को बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने का जो समय है वो आ गया है, और अब संक्रमण का जो दौर है वह बड़े अंतिम निर्णायक रूप में है। अगर हम अभी संयम बरतेंगे तो हम 14 अप्रैल के बाद स्थिति नॉर्मल कर लेंगे, और अगर संयम नहीं बरते तो स्थिति भयावह हो सकती है। इसलिए पूरे देश को बचाने के लिए देशभक्ति का यह पाठ न भूलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल इस पर चर्चा को विराम देते हैं। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।